हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं और ये पार्ट 2 लेक्चर होगा आपका और एक लेक्चर और आएगा। इसमें 3 लेक्चर में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है? तो आशा करने का आप लोग का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग इस क्विक रिवीजन के बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए, मतलब कैसा कंटेंट है, सही है क्विक रिवीजन के हिसाब से या और इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ सजेशन तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, आज 1857 के विद्रोह से चालू करने वाले। ठीक, तो ये पहले देखे थे चालू कहां से हुआ था। ठीक, तो ये 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट था बैरकपुर छावनी का। ठीक, जो पश्चिम बंगाल के जिला परगना में पड़ता है। मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिए। और ये सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी गई थी। कौन से मेजर को हत्या कर दी? सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी गई थी। ठीक, और मेजर सार्जेंट हेसन को गोली मार दी थी, वही गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी। ठीक, और क्यों, मतलब पहले ये 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो पहला देख ली तो मतलब बहुत कारण में ब्रिटिश कारण, प्रशासनिक ब्रिटिश आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण भी था, जो आप लोग रेगुलर क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक नीति था, सैनिक कारण, और तत्कालिक कारण के रूप में देखें तो न्यू एनफील्ड का राइफल होता था। ठीक, उसका प्रयोग करने के लिए उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया। तो अब्बा उठाया गया कहीं से, या अब्बा या सच जो भी हो, कि इसमें सुअर के मांस का प्रयोग किया गया है। तो हिंदुओं के लिए तो हुआ ही, और उधर मुस्लिम के लिए भी ये सही नहीं हुआ, तो इसलिए ये माहौल गर्मा गया। ठीक, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक, विद्रोह की शुरुआत विधिवत रूप से पूछा जाए ना, कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। ठीक, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछता है भाई, तो लॉर्ड कैनिंग था, ये ध्यान रखेंगे। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 की नेतृत्व इसी को ही संभालने के लिए दिया गया था। ठीक, अब देखिए 1857 क्रांति के प्रमुख विद्रोह का नेतृत्व किसने कहां पे किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, और भगत खां भी लिखा रहे, तो भगत खां और बहादुर शाह द्वितीय मिलकर दिल्ली के केंद्र को संभाला था। ठीक, और विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में देखें तो नीलकसन हडसन था, नीलकसन और हडसन था वहां के वायसराय। ठीक, और लखनऊ में देखें तो हजरत बेगम महल और बिरजिस कादिर था नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक, और दमन किसके द्वारा किया गया? तो कैम्पबेल के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और झांसी में किसने नेतृत्व किया 1857 क्रांति? रानी लक्ष्मीबाई। और ये कब हुआ था? तो 4 जून 1857। ठीक, और दमन किसने किया? तो जनरल हरिरोज। क्योंकि नेतृत्व किसने किया था और दमन किसने किया था, ये ज्यादा पूछा जाता है, तो जो ज्यादा पूछने का चांस, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करें। ठीक, और कानपुर में 1857 क्रांति का विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, संभाला था? तो नाना साहब ने, और कैम्पबेल ने ही इसका दमन किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बिहार आरा की तरफ। और दमन किसने किया? तो दमन किसने किया था? तो मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। ठीक, और फैजाबाद देखे तो मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व किया गया था फैजाबाद में। और दमन किसके द्वारा? कैम्पबेल के द्वारा किया गया था। बरेली में किसने नेतृत्व संभाला था? तो खान बहादुर खान ने संभाला था। और दमन किसने किया था? तो कैम्पबेल ने किया था। इलाहाबाद या अभी फिलहाल में प्रयागराज का नेतृत्व किसने संभाला था? लियाकत अली ने संभाला था। और कर्नल नील ने दमन किया था। और फतेहपुर देखे तो फतेहपुर अजीमुल्ला ने नेतृत्व संभाला था। और
जनरल रेनार्ड ने दमन किया था। ठीक, और देख ले तो लगभग सारे हो गए। और इससे रिलेटेड जो पुस्तक देखें 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक भी लिखे गए थे, वो देख लिए भी पूछा जाता है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? तो बी.डी. सावरकर ने लिखा था, ध्यान रखेंगे। द ग्रेट रिविलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता ने लिखा था। ठीक, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ किसने लिखा था? तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। ठीक, और दो पुस्तक इसमें और था, देख लेते हैं। रिवेलियन 1857 किसने लिखा था? रिवेलियन ध्यान रखेंगे, रिवेलियन रिवेलियन 1857 की पुस्तक किसने लिखा था? तो पूर्णचंद्र जोशी। ठीक, ध्यान रखेंगे, पूर्णचंद्र जोशी। ठीक, और हिस्ट्री, और देखिए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा था? तो टी.आर. होम्स। आपके नोट्स में लिखा भी होगा, बस आप सुन रहे होंगे कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी किसने लिखा था? तो टी.आर. होम्स ने लिखा था, जो 1857 की संबंध से रिलेटेड है। और एक पुस्तक यहाँ और छूट जा रहा है, 1857 पुस्तक किसने लिखा था? 1857 पुस्तक किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? तो एस.एन. सेन ने लिखा था। एस.एन. सेन ने लिखा था। ठीक, तो याद, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता। रिवेलियन 1857 किसने लिखा था? तो पूर्णचंद्र जोशी। और 1857 किसने लिखा था? तो एस.एन. सेन ने लिखा था। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ, ये देख, और ये सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा था? तो आर.सी. मजूमदार लिखा था। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आप देखे भी होंगे। ठीक, अब देखते सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में देखें। तो राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ठीक, और देखिए राजा राम मोहन राय 22 मई, राजा राम मोहन के बारे में देखें तो राधानगर में जन्म हुआ था, हुगली पश्चिम बंगाल में। उपाधि मतलब मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। जब इसके पेंशन को बात को लेकर इंग्लैंड गया था राजा राम मोहन राय, तो इसके वजह से ही अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि राम मोहन राय को दिया गया था। ठीक, युगदूत उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को दिया गया था। संवैधानिक आंदोलन के जनक के रूप में किससे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और किसके द्वारा दिया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दिया गया था। ठीक, भारतीय नव जागरण के अगर दूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में, नव प्रभात के तारा के रूप में, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के रूप में, ठीक, भारतीय जागृति के जनक के रूप में, नए भारत के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष के एवं युग पुरुष आदि के का सम्मान प्राप्त हुआ है राजा राम मोहन राय। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। और प्रकाशित समाचार पत्र देखें राजा राम मोहन के द्वारा, तो संवाद कौमुदी जो बंगला में है, मिरात उल अखबार जो अंग्रेजी एवं फारसी भाषा में है, ब्राह्मणिकल मैगजीन लिखा गया, ये भी पत्रिका राजा राम मोहन के द्वारा ही लिखा गया। इसके मान्यताएं देखें तो ये इसकी रचना एक और है, तूफात उल मुआहिदीन, जिसका अर्थ होता है केशरवादियों का उपहार, और इसे फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया है। ठीक, और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश प्रवचन भी प्रकाशित किया है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, स्थापित संस्थाएं देखिए तो वेदांत सोसाइटी,
1816 ईस्वी में स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता में किया गया था। ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 15 ईस्वी में किया गया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक, ये देखिए, और इसमें कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी, ये भी ध्यान रख लेंगे। इसमें किसकी भूमिका से स्थापना किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, वेदांत कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1825 में हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखें, जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। इसका जन्म देखें तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी में, और कहा हुआ था, तो टंकारा गुजरात में हुआ था। इसका बचपन का नाम देखें तो मूल शंकर था। ठीक, और स्थापित संस्था देखे तो बताओ भाई, स्थापित संस्था देखे तो आर्य समाज था, जो 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ठीक, इसके द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहीं मुख्य टेस्ट में पढ़ा था और बनाया था, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो दयानंद सरस्वती होगा। लेकिन ये पूछे कि किसी अधिवेशन को लेकर, जैसे कलकत्ता अधिवेशन में किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो दादाभाई नौरोजी होगा। ये ध्यान रखेंगे, दादाभाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका उपाधि देखिए, इसको उपाधि क्या दिया गया था, तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक, और सुधारात्मक देखें कार्य, इसके तो वेदों का पुनरुत्थान पर बल दिया, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, सामाजिक धार्मिक कृतियों पर का प्रबल विरोध किया, और शुद्धि आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म में प्रवेश, जो दूसरे धर्म में, जैसे उस टाइम ईसाईकरण का बोलबाला था, मतलब ब्रिटिशों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पे कुछ ज्यादा रियायतें दी जाती थी, तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेते थे। तो ये अपना शुद्धि आंदोलन के माध्यम से ये इसका मानना था कि हम शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जो अदर धर्म अपना ले, उसे हम शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में प्रवेश करा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, गौ रक्षा आंदोलन चलवाया था। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। तो किसने मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था, तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके प्रमुख रचनाएं देखे तो सत्यार्थ प्रकाश, जो संस्कृत में है, पाखंड खंडन का लेखन किया गया, अद्वैत मत का खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से बेहतर है। बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से बेहतर है, इसका कथन है, तो दयानंद सरस्वती का कथन है। ये ध्यान रखा। और किसमें कहा गया था, सत्यार्थ प्रकाश में कहा गया था। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ एक शब्द और याद रखें कि उस समय ब्रिटिश अधिकारी सिरोल के द्वारा कहा गया था दयानंद सरस्वती के बारे में कि इसे भारतीय अशांति का जन्मदाता माना गया था, सिरोल के द्वारा, कि दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, जन्मदाता कहा गया। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे, सिरोल के द्वारा कहा गया। ठीक, अब देखिए, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक, और ये कब किया गया था, बताइए कब किया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब किया गया था। और इसका देख लेते, जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसका बचपन का नाम देखे तो नरेंद्र दत्त।
ठीक, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। मतलब पीसीएस में अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे इसके लिए ये स्लाइड लगाया गया। ठीक, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, स्थापित संस्था देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और कहाँ पे? बेल्लूर में, जो कलकत्ता में पड़ता है, बेल्लूर में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, बेल्लूर कलकत्ता में। ठीक, और स्वामी यहां देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में और कुछ तथ्यात्मक तथ्य देखे तो ये जयपुर के खेतरी महाराज के स्वभाव। देखिए यहाँ फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि जिसके द्वारा मूल शंकर मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मतलब मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया, किसके द्वारा? तो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। ठीक, और स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद किसने रखा? तो जयपुर के खेतरी महाराज के सुझाव पर इनका नाम विवेकानंद रखा गया था। ठीक, और ये इस परमहंस रामकृष्ण परमहंस देखिए जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। और रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और इससे रिलेटेड मतलब विवेकानंद से रिलेटेड पत्रिका देख ले तो प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन। ठीक, और रामकृष्ण और इसका मानना था कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की तहत मानना था कि मानव सेवा ईश्वर की सेवा है, अतः सेवा करने वाले अपने को निम्न स्थिति में रखता है, सेवा करने वाले, न कि उच्च स्थिति में रखता है सेवा करने वाले। ठीक, और ये वेदांत दर्शन बताए संकट के समय चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना और दरिद्र नारायण की सेवा करना इस मिशन का लक्ष्य या मान ले उद्देश्य के रूप में इसे समझ सकते। ठीक, और इसके द्वारा एक कहा गया था, विवेकानंद का कहना था कि हम पश्चिमी जगत से ज्ञान विज्ञान का विकास, भौतिक जीवन की उच्च शिक्षा, किंतु मानव असंतुष्ट आध्यात्मिक पक्ष कमजोर है पश्चिमी जगत में। तो जो उधर कमजोर है तो उधर से ये सीख लेते हैं और जो इधर बेहतर है उसकी शिक्षा पश्चिम जगत की तरफ देते हैं। ठीक, ये किसका मानना था? तो विवेकानंद का मानना था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना देख ले तो 1784 में किसके द्वारा किया गया था? संस्थापक पूछा जाता है तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक, और यहाँ एक बात और, विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया गया था और गीत गोविंद का भी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए। और युवा बंगाल आंदोलन युवा बंगाल आंदोलन देखें, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1826 में। डेट भी याद रखना पड़ेगा। और कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? ये कम पूछता है, नहीं वर्ष पूछा जा सकता है, करमचंद कोर्ट पे विचार कीजिए। तो 1826 में हुआ था। ब्रह्म समाज को देख लिया 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, और ये देखिए युवा बंगाल आंदोलन डेरोजियो के द्वारा स्थापना किया था। ये किससे प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति के से प्रेरित था। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। और ये और इससे ही बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, युवा बंगाल आंदोलन से ही। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने 1839 में किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे? बम्बई में किया गया था। रहनुमाई मजायदासन सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। एवं इसके सहायक के रूप में देखे तो एमजी रनाडे भी थे। और आर्य समाज के संस्थापक देखे तो दयानंद सरस्वती बम्बई में किया गया। और कब किया गया? 1875 ईस्वी में। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? और कब किया गया? तो 1875 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा। एवं इसके सहायक देखे तो कर्नल ऑलकाउट के द्वारा किया गया। ठीक, कहां पे? तो न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य देख ले क्या था?
तो इसका उद्देश्य हिंदू बौद्ध और जरथुस्ट धर्म का पुनरुत्थान करना था। ठीक, हिंदू बौद्ध और जरथुस्ट का, ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। किसका था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जी आयगर के द्वारा। और कब किया गया? तो 1884 ईस्वी में। कहां पे? तो पूना में। ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। कब किया गया? तो 1887 ईस्वी में किया गया। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ठीक, और कहां पे किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। और इससे एक बात और याद रख सकते हैं कि ये हरिजनों के उत्थान में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। और ज्योतिबा फूले क्या लिखे? इसका प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? गुलामगिरी। ये ध्यान रखेंगे। और सत्य धर्म नामक पुस्तक की रचना भी ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक धर्म नामक और गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। ये देखे, इसका योगदान देखे, दलित जाति एवं समाज में अंतर्गत जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने किया था? तो श्री नारायण ही रहता है। और वहां अगर पद्मनाभन तलपू दे दे या कुमार आसन भी दे दे तो सही होगा। और कब किया गया? तो 1803 में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। और डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? तो B.R. सिंधे के द्वारा। कब किया गया? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। कब किया गया? तो 1910 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखेंगे। जस्टिस पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1915 से 16 के बीच में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो C.N. मुदलियार एवं T.M. नायर एवं त्यागराज चेट्टी के द्वारा किया गया था। और कहां पे? तो मद्रास में किया गया था। ठीक, और यहाँ बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया और 1924 में किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना या कहे तो मिशन की स्थापना किसके द्वारा? तो रामास्वामी नायर एवं बलीजा नायडू के द्वारा किया गया था। मद्रास में कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। रामास्वामी नायर ने तमिल भाषा में रामायण लिखा था। ठीक, रामास्वामी ने ही तमिल भाषा में रामायण लिखा था और जिसे कहे तो सच्ची रामायण कहा गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। सच्ची रामायण कहा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामास्वामी नायर के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में किया गया था। कहां किया गया था? तो पूना में किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और अब देख लेते मुस्लिम सामाजिक धर्म आंदोलन। दारुल उलम अथवा देवबंद आंदोलन के बारे में अगर देखें तो कब किया गया था? 1886 ईस्वी में किया गया था। और संस्थापक के थे तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोई और स्थान देवबंद था। इसमें ये मूलवाद याद रखें। इसका मूलवाद ये था कि ये कांग्रेस से सहयोगात्मक संबंध रखता था। ये मतलब मुस्लिम समाज में आधुनिक पर बल देने का विरोध कर रहा था, मतलब परंपरागत इस्लाम पर बल दे रहा था देवबंद आंदोलन के द्वारा। ठीक, तो यहाँ अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद के द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन यहीं पे दिया हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। ठीक, और 1875 में चलाया गया था। तो इसमें इन दोनों की कहानी ये है कि ये देवबंद आंदोलन के माध्यम से परंपरागत इस्लाम धर्म पर बल दिया जा रहा था, जबकि अलीगढ़ आंदोलन से मुस्लिम समाज की आधुनिकता पर बल दिया जा रहा था। ठीक, तो ये इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन था। कहने का मतलब विवाद इस बात को लेकर था कि हम परंपरागत रूप से चलेंगे इस्लाम धर्म को लेकर, और इसका मानना था कि नहीं, आधुनिक तरीके से चलेंगे इस्लाम धर्म को लेकर।
अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों का मानना था। तो इसके वजह से यहाँ पे देखें तो कांग्रेस 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 से सहयोगात्मक संबंध किसका रहेगा, ये पूछा जाता है। तो देवबंद आंदोलन के सहयोग का कांग्रेस से सहयोगात्मक संबंध था और अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों का विरोधी संबंध था कांग्रेस से, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक, और यहाँ ब्रिटिश सरकार से देख ले तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार से देख ले तो ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस का भी विरोधी संबंध था, इधर देवबंद का भी विरोधी संबंध था और अलीगढ़ आंदोलन वालों का सहयोगात्मक संबंध ब्रिटिश सरकार से था। ठीक, और ये क्यों था, क्योंकि सर सैयद अहमद खां चाह रहे थे कि आधुनिक स्कूल के लिए इस्लाम के तर्ज में जो मतलब वो पूरा किससे हो सकता है, तो ये ब्रिटिशों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, स्कूल बनना, विश्वविद्यालय बनना, तो ये उसके फेवर में इसीलिए चले गए थे। ठीक, तो इसके ये कहानी देख ली अपन लोग सारा। अब अहमदिया आंदोलन देखिए, अब अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो अहमदिया आंदोलन कब चलाया गया, तो 1889 से 90 ईस्वी के बीच चला था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। कहां पे, फरीदकोट में। ठीक, ये जिहाद का विरोध करता है, ये जिहाद का विरोध करता है और ये उदारवादी विचारों से युक्त थे। इनका अपना मानना है कि हम हजरत मोहम्मद पैगंबर के अवतार हैं, इन लोगों का मानना था। ठीक, और स्वयं को ईसा मसीह के अवतार के बताते भी है और किस का भी अवतार बताते हैं। तो किसके द्वारा ये कहा गया था, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये कहा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, यहां देखें तो नदवातुल आंदोलन के संस्थापक मौलाना शिबली नुमानी था और कब हुआ था, तो 1894 से 95 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक, अब यहां देख लेते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, मतलब जो अधिनियम, जो कुप्रथाएं भारत में प्रचलित थी, उसका किसके द्वारा विरोध किया गया और किस गवर्नर जनरल के द्वारा मतलब इसका प्रतिबंध किया गया था, ये देखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट बना रहे होंगे तो आप इसे भली बात परिचित होंगे। ठीक, तो 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बीच में देखें तो शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया, किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलीजली के द्वारा। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड वेलीजली, शिशु को मारने पर रोक लगाई गई। ये मतलब ज्यादा अपन लोग को ये याद, इसलिए ध्यान रखना अधिनियम कौन सा था और गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब लाया गया था, तो 1829 ईस्वी में, और किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। और किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ये भी ध्यान रखेंगे। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, 1837 में देख ले तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया गया, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। कब, तो 1837 में, और किसके द्वारा ये लाया गया अधिनियम, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। दास प्रथा अधिनियम कब लाया गया, तो 1843 इसमें लाया गया और किसके द्वारा, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लाया गया और दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक, 1856 में देखे तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। ठीक, और देखिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया और उस समय वायसराय किसके द्वारा लाया गया, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया और किसके प्रयास से, तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। ठीक, जिसमें अंतर जातीय विवाह की वैधानिकता दी गई। ठीक, अब देखिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के बारे में देखिए तो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा लाया गया और ये किसके प्रयास से, तो बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। इसमें कहा गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में कहा गया था कि लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर
12 वर्ष की गई। ठीक, मतलब शादी विवाह के बारे में, ये विवाह से संबंधित है ये। ठीक, शारदा एक्ट देखे तो 1930 ईस्वी में, और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। और इसमें क्या कहा गया था शारदा एक्ट में, ये देख ले, विषय किससे संबंधित, अगर विषय पूछे तो लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, और कन्या और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। ठीक, और बाल विवाह निषेध अधिनियम देखे 1931 ईस्वी का, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ही लाया गया था। इसमें बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहां देख ले, हम देख लेते हैं कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में। ठीक, देखिए चालू करें, विद्रोह। विद्रोह क्या चालू करने वाले अपन लोग, विद्रोह। विद्रोह करना है भाई, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है बीपीएससी, जबकि यार दे देना चाहिए, अब तक नोटिफिकेशन तो दे देना चाहिए, जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि नहीं बात। विद्रोह करने वाली बात नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। चलिए अपन लोग रिवीजन करते हैं। मुगला विद्रोह 1800, कालक्रम देख ले 1836 से 54, और दूसरा कालक्रम देखे तो 1821 से 22। ठीक, कहा हुआ था, तो मालाबार क्षेत्र में। ठीक, और इसकी नेतृत्वकर्ता देखिए, इसमें पूछा जाता है, कारण पूछा जाता है और नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है। ठीक, और अगर कालक्रम पूछे तो कालक्रम ऐसे करके पूछा जाता है कि मतलब कौन पहले हुआ था कौन बाद में, क्रमशः मिलाने के लिए दे देता है। ठीक, तो भाई तो ईस्वी भी याद रखना पड़ेगा, नेतृत्वकर्ता भी याद रखना पड़ेगा, और कारण भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो क्यों छोड़ेंगे अपन लोग प्रभावी क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र भी देख लेंगे भाई, है कि नहीं बात। ठीक है, तो मुगला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता देखे तो के एन हाजी या सैयद काजी अली मुसलियादार थे। ठीक, मुगला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। और कारण क्या थे, तो जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीति, ये ध्यान रख लेंगे। पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था, तो उत्तरी बंगाल में, और किसके नेतृत्व में, करमशाह और टीपू शाह के नेतृत्व में। कारण में अधिकतर होगा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध। ठीक, जो मतलब विशेष कारण होगा उस पर हम फोकस कर लेंगे। ठीक, तो इसीलिए विशेष पे फोकस करते चलेंगे। फराजी आंदोलन कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में, और कहां पे, फरीदपुर में, बंगाल में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियां थे। और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप भी था ये फराजी आंदोलन। ठीक, ये भी ध्यान। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, कहां पे, बंगाल में हुआ था। और इसके देख ले नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाते थे। नील विद्रोह इसीलिए किया गया था। ठीक, और ये नील विद्रोह जब जबरदस्ती हुआ, जब क्या कहते हैं, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ रहा था, इसका कहानी अगर देखे बैकग्राउंड में, तो उस टाइम में तो प्रोडक्शन मतलब इंडिया में बढ़ा दिया गया, नील की खेती बढ़ा दिया गया। क्यों, और उसकी मतलब उत्पादक क्षमता में क्या कहते हैं, उत्पादकता था ना, वो यहाँ कम था, यहाँ इंडिया में, और अमेरिका में ज्यादा था। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करने में बल दिया गया, बल तो दिया गया। जब वहां गृह युद्ध खत्म हुआ तो यहाँ प्रोडक्शन कम नहीं किया गया, लोग उतना उपजा ही रहे थे, लेकिन गुणवत्ता इंडिया वाले के कम था, और नील की, और अमेरिका वाले के गुणवत्ता ज्यादा था, तो लोग प्रेफर उधर कर रहे थे। जब वहां गृह युद्ध समाप्त हुआ तो ये मतलब यहाँ नील सड़ने लगा, क्योंकि बिक्री हो ही नहीं रही थी, और यहाँ और बिक्री, और लोग उपजाना कम कर दिए, उपजाना कम किए, लेकिन क्या कहते हैं, कर वसूला, राजस्व कम किया, राजस्व जैसा था वैसे ही वसूला जा रहा था। ठीक, तो इसके वजह से नील विद्रोह हुआ था, जो आप लोग रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल से पढ़े होंगे। बस हम बोले आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे कि आप लोग रेगुलर क्लास में आपके सर ने क्या रिवीजन करवाए थे, है कि नहीं। पावना विद्रोह देख ले तो कब हुआ था, 1873 से 76 के बीच में हुआ था,
कहाँ पे, बंगाल में। और इसके नेतृत्व करता कौन थे, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र, शंभुपाल थे। और कारण देखें तो काश्तकारी जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगानी वृद्धि, पवना विद्रोह हुआ था। ठीक, इसलिए पवना विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रख लेंगे। और पवना विद्रोह में एक खास बात देखे, ये पूछा जाता है कि इसमें ये कहा गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोई किसान अगर रेगुलर 12 वर्ष तक किसी भूमि पर खेती करते हैं तो उनको उस भूमि से खेती करने से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन जमींदार तो चालाक भाई, उसने जमींदार ने क्या किया, 12 वर्ष से पूर्व होने ही नहीं देता था, पहले ही बदल कर भूमि पर खेती करवाते थे, जो 12 साल पूरेगा ही नहीं। कौन जमींदार चाहेगा कि उसकी अपनी भूमि हो जाए, चाहेगा ही नहीं। जिससे असंतुष्ट होकर किसान विद्रोह किया। तो इसको असली शोषणकर्ता का, यहाँ के किसानों को असली शोषणकर्ता के बारे में पता ही नहीं था। मतलब क्यों नहीं पता था, क्योंकि इसका इन लोगों ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, मतलब हम महारानी के शरण में जाना चाहते हैं, न कि जमींदारों के शरण। हम सिर्फ महारानी के शरण में रहना चाहते, महारानी में कोई अधिकारी दे जो यहाँ से राजस्व वसूले। लेकिन उसी अंतिम शोषणकर्ता वही, उसे ये पता ही नहीं था। ये तो सामंतवादी विरोधी तो था, लेकिन साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विद्रोह नहीं था। पूछा जाए तो पवना विद्रोह हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। दक्कन विद्रोह के बारे में देखे तो अब दक्कन विद्रोह देखे, और एक बात देखा है। और नील विद्रोह में एक और फैक्ट है, याद आया कि काइनिंग ने उतनी चिंता दिखलाई जितनी 1857 के विद्रोह में दिखाई थी काइनिंग द्वारा। कब दिखाया गया, तो नील विद्रोह के समय दिखाया गया था। ठीक, इतना धागर नील विद्रोह हुआ था। ठीक, और इसकी व्याख्या देखे तो दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण में भी किया गया, ठीक। और दक्कन विद्रोह देखे तो दक्कन विद्रोह पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा के क्षेत्र में हुआ था। बाबा साहब देशमुख नेतृत्व करता था इसके। ठीक, कपास कृषियों पर लगाने वृद्धि एवं महाजनों द्वारा बेदखली का ये कारण था। बिचौलिया आंदोलन देखे 1905, 1913, 1916, 1927 के बीच हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में देखे, स्थान देखे तो राजस्थान, स्थान देखे तो राजस्थान, है कि नहीं भाई, कितना मिल रहा है। सीताराम दास, मानिकलाल वर्मा इसके नेतृत्वकर्ता थे। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, ये कारण थे इनके। चंपारण सत्याग्रह देखे कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कहां पे, तो चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी के इलाके में, बिहार में, है कि नहीं भाई। महात्मा गांधी नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। और महात्मा गांधी किसके कहने पर आए थे, तो राजेंद्र प्रसाद राजकुमार शुक्ल के कहने पर। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता मतलब सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी भी यहाँ पे थी, ये भी पूछ। और ये तीन गठिया प्रथा के विरोध, मतलब एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठे में तीन गठे में खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक, तो इसके लिए यहाँ विद्रोह किया गया था। और इसके चलते खाद्यान्न की भी कमी हो रही थी, भुखमरी भी हो रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खेत में नील की खेती हुई, खाद्यान्न और बार बार एक ही खेत में नील की खेती करने से उर्वरता कम हो रही थी। ठीक, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और कहा, तो गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। और किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। फसल बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूला जा रहा था, ये ध्यान रखेंगे। और ये चंपारण सत्याग्रह देखे तो ये प्रथम असहयोग आंदोलन था, ये ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन था। खेरा आंदोलन देखे तो ये प्रथम जन आंदोलन था। ठीक, अवध किसान आंदोलन 1920 में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तान फैजाबाद के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 में ईस्वी में हुआ था। और रामचंद्र इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। अवैध लगान वसूली के रूप में, कारण के रूप में इसे विद्रोह किया गया था। ठीक, बेदखली नियम लागू किया गया। एक आंदोलन 1921-22 ईस्वी में हुआ था। और किस क्षेत्र में, तो बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच के क्षेत्र में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो
मदारी पासी थे। और क्यों किया गया? तो लगान वृद्धि के विरोध में भाई, और क्या कारण हो सकता है? बारदौली सत्याग्रह देख ले भाई। आओ भाई बारदौली चलते हैं, अब चले बारदौली। बताओ किससे किससे वहां मिलेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलेंगे, है कि नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलेंगे। बारदौली सत्याग्रह, तो यहाँ देखें तो लगान की कारण देखें, बारदौली सूरत का बारदौली तालुका है, ठीक। और लगान वृद्धि के विरोध में यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। यहाँ देखें तो लगान की राशि लगभग 22% बढ़ाकर कर दिया गया था, 22%। अगर पूछा जाए, क्योंकि ये फेमस विद्रोह के रूप में, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, तो ये पूछा था 22% लगान कर दिया था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के प्रयासों से ये राशि घटकर कितना पे आ गया पता है? 6 ये पूछा जाता है, मैंने किसी मूल टेस्ट में देखा था, 6.03% कर दिया गया, ठीक। और यहीं पे महात्मा गांधी ने काली पराज जनजाति महिला को रानी पराज उपनाम दिया था, उपाधि दिया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहीं पे सरदार की उपाधि मिली थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और तिभागा आंदोलन के बारे में देखें तो 1946 में हुआ था और बंगाल में, और कांपाराम और भूषण सिंह नेतृत्वकर्ता के रूप में थे, ठीक। और ये देखिए बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही लगान देंगे। तो ये तिभागा आंदोलन था, मतलब 1/3 देंगे, 2/3 खुद अपने पास रखेंगे, ठीक। तिभागा आंदोलन, ठीक। यहाँ सारे आंदोलन और आंदोलन है। अब देख लेंगे प्रमुख जनजातीय आंदोलन, चुआरा आंदोलन, ठीक। चुआरा आंदोलन कब हुआ था? तो 1768 में हुआ था, ठीक। 1768 में वो चुआरा आंदोलन हुआ था, और किसके नेतृत्व में? तो राजा जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। और क्षेत्र देखे झारखंड और बंगाल का क्षेत्र। बघेरा विद्रोह देखे 1818 और 20 के बीच में हुआ था, बघेरा सरदार के नेतृत्व में, बड़ौदा के क्षेत्र में हो। देखिए तो राजा प्रहात के नेतृत्व में हुआ था, सिंहभूम और छोटा नागपुर के क्षेत्र में। भील आंदोलन देखे, भील आंदोलन देखिए तो कब हुआ था? तो 1812 में भी एक हुआ था और एक 1825 में हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन है? तो त्रिम्बकजी दांगलिया शिवम के नेतृत्व में हुआ, जो खानदेश के क्षेत्र में था। खांसी आंदोलन के बारे में देखिए तो ये कब हुआ था? 1827 से 1833 के बीच हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और मानिक सिंह और बार मानिक थे। और खांसी पहाड़ी के क्षेत्र में, असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। कोल क्षेत्र में देखिए कोल आंदोलन कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण, ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। क्षेत्र देखे तो छोटा नागपुर का क्षेत्र। खोंड देखे तो चक्र बिश्नोई और राधा दंड सेन के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ, और कहां पे? उड़ीसा में, ठीक। और कब हुआ था? 1846 से 48 के बीच चला, 1855 में हुआ, 1914 में भी हुआ था, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और यहां देखिए संथाल विद्रोह देखिए 1855 से 56 के बीच हुआ था, संथाल विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में देखें चांद, ये इसके नेतृत्व करता है। और ये क्षेत्र देखे तो बिहार और झारखंड का क्षेत्र है, ठीक। अहोम आंदोलन देखे विद्रोह 1828 में, 1828 से 33 के बीच में हुआ था, और गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था, ठीक। और ये क्षेत्र देखे तो असम और पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, ठीक। रंपा विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? अल्लौड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, और कहा? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह देखिए तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, और कहां पे हुआ था?
तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसे महान हलचल विद्रोह, महान हलचल विद्रोह, ध्यान रखेंगे, महान हलचल विद्रोह, महान हलचल विद्रोह, और कौन सा विद्रोह कहा जाता है बताओ भाई? एक उलगन, उलगन विद्रोह भी कहा जाता है, उलगन। ठीक, ये भी ध्यान, एक मिनट भाई, ठीक, उलगन विद्रोह, उलगन विद्रोह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसका स्वरूप देखें तो राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक था इनका। राजनीतिक अभियान का प्रमुख कौन था? इनके राजनीतिक अभियान का प्रमुख कौन था? तो ऊपर के लिए दोनका मुंडा, राजनीतिक प्रमुख दोनका, राजनीतिक प्रमुख दोनका मुंडा, जो आपके कॉपी में लिखा भी होगा, दोनका मुंडा। ठीक, और इनके द्वारा कहा गया कि सरकारी कर्मचारी को अवहेलना करेंगे, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे और कोई कर नहीं देंगे, मुंडा राज्य की स्थापना करेंगे। और ये एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1920 ईस्वी तक चला था। और मंजर शाह और मूसा शाह के नेतृत्वकर्ता के रूप में हुआ था। ठीक, मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक था। और इसमें देख लो तो इसमें केना सरकार भी है, अगर कहीं केना सरकार हो, द्विज नारायण भी है नेतृत्वकर्ता के रूप में। और कौन सा क्षेत्र? तो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है। इसके कारण के रूप में देखिए तो तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया गया था। और इसका उल्लेख आनंद मठ द्वारा रचित बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित आनंद मठ में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फकीर विद्रोह देखे तो 1776 से 1777 के बीच हुआ था। और किसने किया था? और मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधराइन, फकीर विद्रोह। और किस क्षेत्र में? बंगाल क्षेत्र में। पाइक विद्रोह देखे तो ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1804 से 1817 के बीच चला था, मतलब 1817 याद रखिए। ठीक, और ये देखिए नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन था? तो जगत बंधु, खुर्दा के राजा एवं जगत बंधु नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक, और ये देखो तो पाइक भूमिगत, पाइक कौन होते थे? अगर ये पूछा जाए पाइक क्या कौन होते थे, तो ये पाइक भूमिगत असंगठित सैन्य बल या दल होते थे। ठीक, और ये वहां पर लगान जबरन लिए जाने की वजह से असंतुष्ट हुए, ब्रिटिशों द्वारा जबरन लगान लिए जाने से असंतुष्ट हुए, ये कारण था इनका। रामोसी विद्रोह देख ले कब हुआ था? तो 1822 से 29 के बीच चला था। और किसके नेतृत्व में? तो चीतर सिंह एवं नरसिंह के बीच, नरसिंह के नेतृत्व में। ठीक, और क्षेत्र देखे तो पूना और पश्चिमी घाट का क्षेत्र। कित्तूर विद्रोह देखे तो कित्तूर की रानी चेन्नप्पा ने इसका नेतृत्व किया। और क्षेत्र देखे तो धारवाड़ के निकट गडकरी विद्रोह देखे 1844 ईस्वी में। और कृष्णा दाजी पंडित कोल्हापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में। फराईजी आंदोलन देखे कब हुआ था? तो 1838 से 1858 के बीच हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो सैयदुल्ला और दादू मियां के नेतृत्व में। और क्षेत्र देखे तो बंगाल का क्षेत्र है। ठीक, कूका विद्रोह देखे तो जगत जवाहर मल नेतृत्वकर्ता के रूप में। और कालक्रम देखे तो 1840 से 31 के बीच। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 के बीच करमशाह टीपू के नेतृत्व में हुआ था। और शेरपुर पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है ये। ठीक, और यहां देखें थम्पी विद्रोह 1805 से 1909 के बीच चला था। और ये दीवान वेल्लू थम्पी के नेतृत्व में। और त्रावणकोर केरल के क्षेत्र में। ठीक, तो ये विद्रोह जितना भी था नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, कारण तो वही होंगे। कारण में अगर कारण बाई चांस, क्योंकि कारण सबका वही था, कारण मतलब मगर विशेष को होगा तभी पूछा जाता है, कारण नहीं तो कारण वैसे नहीं। कारण सबका वही है कि जमींदारी शोषण था, महाजनों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, जबरन कर वसूली, ये सब होगा कारण। ठीक, अब देखते हैं
कि 1850 ईस्वी में किस चीज की स्थापना हुई थी भाई, बताओ, बताएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ठीक। और किसके द्वारा? तो एएयू के द्वारा। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में। कहां पे? बॉम्बे में। लेकिन होना कहां था? पुणे में। वहां प्लेग फैलने के कारण नहीं हुआ, ठीक। कब हुआ था? 28 दिसंबर। डेट याद रखेंगे। 1885 तो सबको याद रहता है भाई, लेकिन ये कौन याद रखेगा? बताइए, ये कौन याद रखेगा भाई? क्या कौन याद रखेगा? 1828 दिसंबर, जो पूछता है भारत। स्थापना किसमें? वायसराय कौन थे? ये पूछा जाता है। कौन थे? तो डफरीन थे, ध्यान रखेंगे। अब देख लेते प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देख ले तो बरूद्दीन तैयब जी थे, ठीक। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष देख ले तो जॉर्ज विले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष देख ले तो सरोज एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला, यहां ध्यान रखेंगे, यहां कंफ्यूजन हो सकता है भाई। प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक। अब देख लेते हैं कि वार्षिक अधिवेशन कहां कहां पे हुआ था और क्या क्या तथ्य उससे मिल रहे हैं। जो तथ्य इंपोर्टेंट होंगे वो तो पूछा जाता है। आप क्वेश्चन में एक मॉक टेस्ट में देखे भी होंगे कि बताइए किस अधिवेशन से ये किस अधिवेशन में ये कहा गया था, किस अधिवेशन में वो कहा गया था। जो ये वो है ना, वो देखेंगे इसमें, है कि नहीं। 1885 ईस्वी में देखे बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी प्रथम अध्यक्ष। पारसी अध्यक्ष पूछे तो दादा भाई नौरोजी थे। इसमें ही दादा भाई नौरोजी ने नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया और डफरीन ने सभी सदस्यों को ग्रैंड पार्टी पर आमंत्रित किया, ठीक। और ये इसका नाम पहले नेशनल एसोसिएशन था, ठीक। उसे राष्ट्रीय कांग्रेस में कन्वर्ट किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस का मतलब क्या था? लोगों का समूह, ठीक। और ये कहां से लिया? तो अमेरिका के तर्ज पे, अमेरिका के कांग्रेस के तर्ज पे, ठीक। नाम बस, लोगों का समूह, इसका अर्थ हुआ। 1887 में देखे मद्रास अधिवेशन, बरूद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसमें ही सर्वप्रथम देखे तमिल भाषा में भाषण दिया गया। सर्वप्रथम तमिल भाषा में कहां पे भाषण दिया गया था? तो मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बरूद्दीन तैयब जी थे, ठीक। और सशस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। इलाहाबाद अधिवेशन देखे तो इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज विलिये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसमें क्या कहा गया बताइए? इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ये याद रखेंगे भाई। अब कहां पे संस्कृत में, कहां पे हिंदी में, कहां पे पारसी में, कहां पे बंगाली में। वैसे तो 22 लैंग्वेज अपने संविधान में है, तो वैसे तो, लेकिन उस टाइम का देखना तो पड़ेगा भाई। जो क्वेश्चन पूछता है तो अगर पूछता है भारत क्वेश्चन तो रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था और रहीमतुल्ला अध्यक्ष बने। ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहाँ पे सर्वप्रथम वंदे मातरम, ये ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम कहां पे किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा, मतलब उस समय अध्यक्ष थे, ठीक। और ये किसके द्वारा गाया गया ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक। किसके द्वारा गाया गया था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर की शायद बहन थी, हाँ बहन ही थी। उसका नाम आप लोग बताइए, मैं इतना तक बता दी, ठीक। 1905 ईस्वी में देखें तो बनारस का अधिवेशन हुआ। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने और इसमें ही बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस के अधिवेशन में।
और अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में देखे दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष बने। और यहाँ पे देखे तो हम बोले थे ना, जब अभी पीछे इस स्लाइड में बोले हैं कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अधिवेशन में किया गया था। वैसे पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन बन सकता है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए याद रखे भाई, है कि नहीं। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। यहाँ पे यहाँ पे इसलिए विभाजन हुआ क्योंकि ये चाह रहे थे, कारण तो बहुत सारा था, वो देखेंगे कि क्यों विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ देख ले तो ये नरम दल चाह रहे थे, रास बिहारी घोष बने अध्यक्ष, और ये लाला बाल गंगाधर तिलक बने गरम दल के नेता चाहते थे। ठीक, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भीषण नरेंद्र थे। और पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन किसके गाया गया था? पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। और वंदे मातरम ही कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक, रहमतुल्लाह अध्यक्ष थे। और कलकत्ता अधिवेशन के 1911 में जब जनगण मन गाया गया तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो वीएसएन नारायण, ये याद रख लेंगे। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष बने। और यहाँ देखे तो बॉम्बे का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया और नरम और गरम दल के समझौते तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता करवाया। कौन सा वो अधिवेशन है जहां पे मुस्लिम और कांग्रेस का समझौता हुआ और नरम और गरम दल का समझौता हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन। उस टाइम देखे तो अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका मजूमदार थे। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष महिला बनी एनी बेसेंट। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट, ये ध्यान रखेंगे। और 1920 में नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बी राघवाचारी थे। ठीक, और इसका तथ्य देखिए, इसमें क्या है? तो भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित भाषाई आधार पर प्रांतीय विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई और असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा किस अधिवेशन में कांग्रेस का किया गया? तो नागपुर 1920 के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? बी राघवाचारी। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, 1923 ईस्वी में देखिए तो काकीनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक, और इसमें देखें तो इस वार्षिक अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई, ये ध्यान रखेंगे। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बापू महात्मा गांधी। ठीक, और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, वो कौन है? बेलगाम का अधिवेशन। और ईस्वी पूछे तो 1924, ये ध्यान रखेंगे। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की, ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक, 1929 के लाहौर अधिवेशन देखे, जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व या अध्यक्ष का पद संभाला था। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। देखो, स्वतंत्रता दिवस की बात यहाँ किया जा रहा है, लेकिन अपन लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। लेकिन संयोगवश अपन लोग को 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन 1930 26 जनवरी 1930 को ही 29-30 को ही कहा गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक, लेकिन ये नहीं हो सका, तो गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक, जबकि संविधान तो पहले ही बन गया था, लेकिन बन गया था 26 नवंबर 1985 में बन गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि नहीं तो इस दिन तब 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो ये नहीं हो पाता, तो इसे भी एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक, तो इन दोनों का रहेगा पूर्ण स्वराज की बात।
और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 21 अधिवेशन में कहा गया, लाहौर अधिवेशन में उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव, महात्मा और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव पारित हुआ। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ये ध्यान रखेंगे भाई लोग। ठीक, अब देख लेते हैं कि 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू देखे इसमें क्या क्या कहा गया? तो नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। तो किस अधिवेशन में नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया गया? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, और कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना भी किया गया, पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना भी किया गया है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहां देखते हैं कि 1937 के एक मिनट भाई, ठीक है, कई बार माइक प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए देखना पड़ता है। अब देखते हैं 1937 के फैजापुर का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यह प्रथम अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कहां पे? तो फैजपुर में 1937 में। और यहाँ कंफ्यूजन कहां हो सकता है? बेलगांव, उसमें गांव लगा हुआ है। किसने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, और यहाँ प्रथम गांव अधिवेशन फैजपुर में 1937 में अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये ध्यान रखेंगे, जहां कंफ्यूजन हो सकता है वो हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ताकि आप सतर्क रहे और क्वेश्चन सही करके आए। ठीक, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। ठीक, राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत की स्वीकृति मिली इस अधिवेशन में ही, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन ने देखे सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार सीतारमैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। परंतु कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो त्रिपुरा कांग्रेस अंतिम रूप से किसने अध्यक्षता की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अध्यक्षता की गई और इसमें आजाद के द्वारा कहा गया कि 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे। आजाद इसमें 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के पद पे रहे। और 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और जी कृपलानी अध्यक्षता की और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं, ये भी कृपलानी। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन देखते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? आपको कैसा लग रहा है स्लाइड के माध्यम से? मजा आ रहा है ना स्लाइड के माध्यम से? न ज्यादा पढ़ना, सब कुछ चीज कवर भी हो रहा है, न ज्यादा टाइम लग रहा है, न ज्यादा स्लाइड को देखना पड़ रहा है कि एक एक शब्द नहीं देखना पड़ रहा है। बस एक बॉक्स में है, बॉक्स देखे और रिकॉल कर लिए। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। बंगाल विभाजन के समय देखे, उसमें वायसराय कौन थे? कर्जन पूछा जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? फ्रेजर। और गृह सचिव कौन थे? रिजले या रिचले भी निकाला था थे वो। ठीक, और ये सर्वप्रथम योजना कब प्रस्तुत हुआ? तो 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को। और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कौन सा रहा? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र और पूर्वी ढाका वाला क्षेत्र। और इसका देख ले, गौण कारण था प्रशासनिक व्यवस्था करना। ठीक, वास्तविक कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना।
क्योंकि राष्ट्रवादियों का प्रमुख गढ़ बंगाल का कोलकाता क्षेत्र ही हो गया था, क्योंकि वहीं से, क्योंकि वहां सब कुछ सुविधा था, सब कुछ सुविधा था आंदोलन करने के लिए। ठीक, तो मतलब अंग्रेजों के द्वारा गौण कारण ये था, क्योंकि उसके गौण वास्तविक कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, लेकिन कारण बताया क्या गया कि मतलब मुझे प्रशासनिक कठिनाइयां होती है शासन चलाने में, क्योंकि बंगाल बहुत विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, तो इसलिए प्रशासनिक कठिनाइयां होती है, जिससे आपका विकास सही से नहीं हो पा रहा। तो ये कारण गौण कारण दिया गया, मतलब कारण बताया गया, लेकिन वास्तविक कारण तो ये था। और उद्देश्य, और ये देखिए बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक रखा गया और धार्मिक विभाजन किया गया, क्योंकि लोग मतलब अपने में खुद में लड़ाई झगड़ा करते रहे, क्योंकि अल्पसंख्यक रहेंगे तो बोलेगा कि मेरा सही से विकास नहीं हो रहा है, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, ऐसा हुआ, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, ये वो मतलब बहुत सारी बातें। तो ये धार्मिक विभाजन किया गया इसके आधार, मतलब अंग्रेजों का दुनिया में फूट डालो राज करो की नीति। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में ही चलाया गया था। ठीक, बंगाली विभाजन रद्द करने के विरोध में ही। प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र। पहले बता दूं, आप बोल रहे होंगे कि भाई प्रमुख व्यक्तित्व इतना नाम कैसे बता रहे, क्यों बता रहे हो? कि मैं ये बता दूं भाई कि आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप पूछेंगे नहीं कि क्यों बता रहे हो भाई, क्योंकि आप पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित तो विचार कीजिए स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, और आप विचार करने लगेंगे और विचार करके गलत क्वेश्चन आंसर देंगे तो अफसोस करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी संबंधित व्यक्तित्व है, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय, बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष संबंधित है। और विरोध की पद्धति क्या थी? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जनसभाओं का आंदोलन करना, उग्र प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों का गठन, आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता पर बल, राष्ट्रीय शिक्षा, उद्योगों का प्रोत्साहन, परंपरागत त्योहारों और मेलों का आयोजन, शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार। ठीक, ये विरोध की पद्धति थी, ये ध्यान रख लेंगे। और घोषणा कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, और टाउन हॉल कलकत्ता में किया गया था, ये ध्यान रख लेंगे। और बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, आप बताइए, पिछले स्लाइड में बताया कि बनारस के 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? और 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, ये ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए सामाजिक आधार, स्वदेशी आंदोलन, छात्र एवं महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग, शहरी निम्न वर्ग इसमें शामिल थे। और यहाँ देख लेते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन शामिल थे, ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन से कौन पृथक थे। तो किसान, बहुसंख्यक मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे थे, किसान और बहुसंख्यक मुसलमान अलग रहे थे, ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे तो बॉम्बे पुणे के क्षेत्र में तिलक के द्वारा किया गया, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लाला लाजपत राय के द्वारा आंदोलन किया गया, पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय द्वारा, और अजीत सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में सैयद हैदर रजा के द्वारा, और मद्रास के क्षेत्र में सीताराम पिल्ले और विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया। ठीक, और उंडेल कमेटी 1906 में गठित हुआ और बंगाल विभाजन रद्द करने का सुझाव दिया। तो आपको पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के रद्द करने से संबंधित कमेटी निम्नलिखित में विचार करे, और हम तो मानवशील प्राणी, हम तो विचार करेंगे, और विचार करके भी अगर गलत आंसर निकले तो बहुत अफसोस होता है भाई। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, ये अपन लोग रिवीजन किए थे, बिहार स्पेशल में बहुत डिटेल में रिवीजन किए थे। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस टाइम क्या थे? वाइसराय थे, और जॉर्ज फर्नजम के द्वारा किया गया था। राजधानी इसी समय 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हुई 1912 ईस्वी में। ठीक, अगर कलकत्ता राजधानी होती दिल्ली भारत की, तो अभी भी जैसे दिल्ली एनसीआर है तो यूपी हरियाणा में पड़ता, वैसे बिहार का कलकत्ता एनसीआर बिहार का क्षेत्र पर था, तो बिहार की तो काया पलट जाती भाई, सच में, जैसे दिल्ली एनसीआर की काया पलटी है। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी
गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक, उन्होंने 1905 इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसमें इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के समर्थक व्यक्ति को किस लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक, याद आया? अरे बताओ भाई, किस लीग में, किस लीग में? होम रूल लीग में। ठीक, 1911 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और तत्काल दिल्ली के स्थान पर दिल्ली के कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इस समय ही यही समय है जब बंगाल से बिहार भी अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा। ठीक, जब हम लोग बिहार स्पेशल की रिवीजन बहुत डिटेल में रिवीजन किए हैं, जो भाई भैया अगर नहीं बिहार स्पेशल का रिवीजन नहीं किए हुए हैं क्विक रिवीजन, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर जाकर क्लिक करिए और क्विक रिवीजन करिए मस्ती में, है कि नहीं। अब देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सैमुल्ला खान के निमंत्रण पर ढाका में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक, और देखिए तो सम्मेलन के सैमुल्ला ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव पेश किया। तो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो सैमुल्ला ने। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आगा खां को चुना गया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां था, तो लखनऊ में था। ठीक भाई, कहां पे था, तो लखनऊ में था। कहां था, लखनऊ में था। ठीक, अब यहां देखते हैं कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे, आप ये बताइए, क्योंकि अध्यक्ष का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष का सिलसिला आप लोग देख चुके हैं। सूरत के अध्यक्ष, अरे यहां लिखा ही है भाई, रास बिहारी बोस। कारण देखिए स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर हुआ था कांग्रेस का विभाजन। परिणाम तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग के बारे में देखिए तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गठन किया गया था। सर्वेंट्स गठन किया गया था मराठा केसरी, इसके पत्रिका है। मराठा जो मराठी में नहीं है, केसरी मराठी में है, मराठा मराठी में नहीं है, मतलब अंग्रेजी में है। ध्यान रखेंगे भाई। स्थापना अप्रैल 1916 में हुआ था। ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्ट, और सचिव कौन थे, एनजी केलकर। और इसका कार्य क्षेत्र देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और बॉम्बे के अतिरिक्त, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र। ठीक, और एनी बेसेंट के पुस्तक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। और इसकी स्थापना देखिए तो सितंबर 1916 में, और सचिव जॉर्ज अरुंडेल। और कार्य क्षेत्र देखिए भाई तो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में। ठीक, और अभी बताएं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखा गया है। इसके सदस्य को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ठीक, ये ध्यान रखना तो पड़ेगा भाई, है कि नहीं। अगर पूछ दिया तो कहां जाएंगे, है कि नहीं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेंगे। इसे इसका उपाधि देखे तो लोकमान्य तिलक है। भारत के बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है, बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। समाचार पत्र देखिए इसके मराठा और केसरी है। उत्सव की शुरुआत गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलिंगटन सिरोल ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा था, जो पिछले स्लाइड में हम बताए भी हैं। 1908 में देखे तो ये केसरी प्रकाशित किया और तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्षों की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। ठीक, मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। तो गीता रहस्य किसके द्वारा रचित लेख पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
और कहाँ पे लिखा गया था बाल गंगाधर? तो मांडले जेल में। तिलक ने कांग्रेस पर प्रथा और याचना का विरोध किया और राजनीति करने का आरोप लगाया। ठीक। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखे तो बीडी सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण बीडी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला में ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो अभिनव भारत किसका संपादन है, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक। और बीपी मित्रा ने बीपी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो बीपी मित्रा ने 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र त्यागी मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और प्रफुल्ल त्यागी को प्रफुल्ल चंद्र त्यागी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में इसमें मात्र 15 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। ठीक। ये नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा कितने वर्ष में, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी पूछा जाता है कितने वर्ष में, तो 15 वर्ष। और कब, ये इंपोर्टेंट है, कब? 30 अप्रैल 1908 में, ये ध्यान रखें। और किसकी हत्या करने की साजिश थी? तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड। तो आप ध्यान रखेंगे 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल की भूमिका थी। अभिनव भारत सचिन सान्याल का लेखन है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखें तो श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला और लाल रंग का ध्वज फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति का माता कहा जाता है। भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा को। 1 नवंबर 1913 को देखे तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के अध्यक्ष देखे कौन थे? तो सोहनजी भाकना थे। ठीक। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपना क्विक रिवीजन। तो आप लोगों को रिवीजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई रिवीजन सही चल रहा है। और आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। तो आप लोग आपका कमेंट और एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि अगले दिन फिर इसी ऊर्जा के साथ आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बना के रखें और क्विक रिवीजन करवाएं। ठीक। तो इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, तब तो वो भी देख पाएंगे। ठीक। और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है भाई। ठीक, चलिए धन्यवाद।